people, when they become serious about speaking fluent English, they want to learn everything all together. One must focus on vocabulary first. Okay. नए वर्ड सीखते चले जाते हैं, उसी स्पीड से भूलते भी चले जाते हैं. सर बोल ही नहीं जाते, बोल नहीं पाते. There are two kind of vocab in our mind. One is receptive vocabulary, second one is productive vocab. Mud, M-U-D, mud, teacher. अब अगर आप भूल रहे हो उसको, तो मड के साथ याद कीजिए मडगार्ड. Friends, some of the significant questions were discussed in the last episode and there is lot more to discuss in this episode. So next question is कि एक बात मुझे हमेशा परेशान करती है कि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं बहुत सारे वर्ड्स में जो साइलेंट होते हैं. राइट. लाइक फॉर एग्जांपल मुझे अभी रिसेंटली अपनी वाइफ से पता चला, मुझे पहले पता नहीं था Right. कि जिसको हम प्लम्बर बोलते आ रहे हैं वो प्लमर होता है. प्लमर. राइट. हम थम बोलते हैं तो बी साइलेंट होता है, थम होता है. राइट. डम में बी साइलेंट होता है. लिटरली मुझे भी नहीं पता था. राइट. तो जो लेटर्स, जो अल्फाबेट्स यूज ही नहीं होते इंग्लिश में, तो इंग्लिश में डाला क्यों गया? डाला क्यों गया? राइट. देखिए सर, दो पॉइंट मैं यहाँ जरूर रखना चाहूँगा. फर्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं वो इंग्लिश के खुद के नहीं हैं. ओके. सभी वर्ड्स इंग्लिश के खुद के नहीं हैं. दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज लैंग्वेज ने दूसरी लैंग्वेजेस से बहुत सारे वर्ड अडेप्ट किए हैं. ओके. और जब दूसरी लैंग्वेज से आप वर्ड्स अडॉप्ट करते हैं तो एज इट इज वर्ड लेना होगा आपको. Okay. फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक मेमोरी में लोगों की है, सुनामी. जब सुनामी आई थी तो वो टी से स्टार्ट होता है, TSU. तो इट्स अ जापानीज वर्ड. ओके. सुनामी इज अ जापानीज वर्ड. Okay. वो जापानीज में उसको ऐसे ही लिखते हैं, TSU. और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर TS के लिए कोई साउंड नहीं है. TS करके कोई साउंड है ही नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में. तो जब साउंड नहीं है तो इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाए? राइट. और वो जापानीज ने तो दे दिया TSU करके. सो हाउ जापानीज, मतलब जापानीज कैसे बोलते हैं इसको? अब जापानीज उनकी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं. ओके. उसको जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो TSU ऐसे. हो सकता है वो दोनों अल्फाबेट के साउंड यूज करते हो उस लैंग्वेज. जैसे अब हम बात करते हैं हिंदी में, हम छ की साउंड होती है, इंग्लिश में छ की साउंड नहीं होती. थ नहीं होता, थ नहीं होता, तो उसमें CH करते हैं, तो H की साउंड वैसे ह, लेकिन वहां तो नहीं आएगी, सी के साथ नहीं आएगी, सी की क साउंड होती है. तो अब जिस लैंग्वेज से वो आया वहां हो सकता है वो साउंड है, लेकिन इंग्लिश में वो साउंड नहीं है. उन्होंने इसको साइलेंट कर दिया. उसको साइलेंट कर दिया कि इसको SU से स्टार्ट करके देखो, हाँ सू, हाँ ये साउंड है इंग्लिश में, लेट्स गो फॉर इट. तो पहला बड़ा रीजन ये है. सेकंड, एक बड़ी बात ये भी सीखनी होगी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देयर आर 26 अल्फाबेट्स, राइट, बट देयर आर 45 साउंड्स. ओके. अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं. फॉर एग्जांपल, आई, द अल्फाबेट आई. अब कभी कभी आई आपने देखा होगा किसी वर्ड में आई ही साउंड करता है, लाइक 5, 9, ड्राइव, आई साउंड कर रहा है. बट ऑन द अदर हैंड कभी कभी आई अल्फाबेट ही ई की साउंड करता है. हिट, फिक्स, मिक्स. अब कैसे पता लगे? अब एक ही अल्फाबेट से अगर दो साउंड निकालनी है, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो उसके साथ हमें ऐसा लगाना ही होगा जिससे पता लगे अब आई साउंड कीजिए और अब ई साउंड कीजिए. तो पुराने स्कॉलर्स ने शायद ऐसा सोचा कि जिस वर्ड में आई अल्फाबेट को आई साउंड करना है उसके लास्ट में ई लगा दो. ओके. अब जब आप साइलेंट वर्ड्स की बात करते हैं, मैंने देखा है लोग अक्सर साइलेंट वर्ड समझते हैं जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है, जैसे साइकोलॉजी में, सुनामी में, नाइफ में के साइलेंट है, या फिर बीच का भी प्लम्बर में आपने बताया बी नहीं है, डैट में बी नहीं है, या फिर साइन में जी नहीं है, वो प्रोनाउंसिएट करते. बट लास्ट अल्फाबेट भी उतना ही ज्यादा साइलेंट रहता है. ई मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखिए, तो जब लास्ट में ई आ जाएगा तो आई को साउंड करेगा. ओके. और जिस वर्ड में ई लास्ट में नहीं लगाना उसमें तो वो ई साउंड करेगा. तो फिक्स, मिक्स, राइट. सिमिलर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए, द वेरी फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश. ए की साउंड भी देता है और ए की साउंड भी देता है, जैसे HAT, हैट. और अगर उसको लास्ट में ई लगाते हैं हम तो HATE, हेट. अब ए अल्फाबेट ए की साउंड कर रहा है. तो ये जो साइलेंट वर्ड है, इनको लगाने का लॉजिक ये है कि उससे प्रीवियस किसी अल्फाबेट को डिफरेंट साउंड कराने के लिए. ओके. सेकंड रीजन ये भी होता है इंग्लिश लैंग्वेज. कभी अभी मेरे माइंड में आया एक एग्जांपल के लिए, LIVE, लाइव, राइट. जनरली वी प्रोनाउंस आई लिव दैट प्लेस, लिव, राइट. and on the other hand we say I watch live match. Absolutely. तो स्पेलिंग बिल्कुल सेम है. एक जगह हमने लाइव यूज किया, एक जगह हमने लिव यूज किया. इसके लिए कोई लॉजिक? इसके लिए लॉजिक नहीं है सर. पता क्या होता है कि ये दो वर्ड हो सकता है दो डिफरेंट लैंग्वेजेस से आए हैं.
ओके और वहां की प्रोनाउंसिएशन इसमें आई है। फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको बता देता हूँ सिमिलर, जैसे हम बोलते हैं 1 hour 60 minutes, HOUR, बट आर कंट्री, आर प्राइम मिनिस्टर, द प्रोनाउंसिएशन इज सेम। same. इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं होमोफोन। होमोफोन, होमोफोन मीन्स सेम साउंड। राइट। तो सेम साउंड जब आए तो एक लैंग्वेज से अगर एक वर्ड आया 60 मिनट्स के लिए आर, और दूसरी लैंग्वेज से मान लीजिए या इंग्लिश का ऑलरेडी एक वर्ड था आर, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एच लगा दिया, ताकि दोनों को आर जब भी कोई बोले पता कैसे लगेगा, लिखने में तो डिफरेंस आए। डिफरेंस आए। तो एच देख करके लोगों को समझ में आए कि हाँ ये 60 मिनट्स है, और बिना एच के अगर आप आर लिखते हैं तो वो समझ में आए कि हमारा हमारा। So these are some of the reasons कि साइलेंट अल्फाबेट्स बाकी बहुत सारे अच्छे लॉजिक नहीं है इस हाँ, बहुत लैंग्वेज अच्छे के। नहीं है ये, इनफैक्ट बहुत कंफ्यूजिंग है, और ये तो नाइटमेयर है बिगिनर्स के लिए। उनके लिए तो सही में अभिशाप जैसा है। पहले पुराने टाइम में ये यूज होते थे, जैसे नाइफ जो आप अगर देखेंगे ये जब स्टार्टिंग में इंग्लिश में नहीं था ये वर्ड, जब तक ये अडॉप्ट नहीं किया गया था तब तक इसको कनैफ बोला जाता था। कनैफ, एब्सोल्युटली। अच्छा। तो इंग्लिश में आने के बाद फिर इसको साइलेंट किया गया, क्योंकि के और एन की कोई प्रोनाउंसिएशन उनके पास साउंड नहीं थी। So next question is, what is the general recruitment process in any company? Right. See, once you apply with the resume, Right. the very first step has to be कि resume आपको बहुत effective होना चाहिए, क्योंकि वो पहला step है। Right. The HRs go through your resume and on an average base, आज के टाइम अगर मैं बात करूँ, an average HR go through nearly 150 resume every single day. Every single day, Every 150 single day, resume? 150, वो एक एवरेज है बड़ी कंपनीज में। अच्छा। वो हाँ ठीक है, वो HR खुद से नहीं करता होगा, असिस्टेंट है वो करते हैं, टीम करती है, राइट। बट ऑन एन एवरेज 150 रिज्यूमे अ डे, और लोग आज भी 2-2, 3-3 पेजेस के रिज्यूमे सबमिट करा रहे हैं विद द आउटडेटेड पैटर्न्स। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, रिज्यूमे आपको सबसे पहले वो रिव्यू करते हैं, फर्स्ट स्टेप है। अगर वो दे आर सेटिस्फाइड विद दैट इज अट्रैक्टिव इनफ, दैट इज कंसाइज इनफ, then second is resume should be long or short? Short, absolutely, single page. Single page अगर resume. मैं 3 चीजें अभी बताऊं कि एक इफेक्टिव रिज्यूमे के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट इट हैज टू बी सिंगल पेज रिज्यूमे, Right. सेकंड इट Even if the candidate has an experience, whole lot of experience, let it be it should be one page. the experience has to mention in just 3 lines. Okay. There has to be 3 different parts of it. Suppose someone has attained some achievements and he want to be describe all the things. See, it should be in the I resume have or not? seen people mentioning that I won one pot decoration competition in my 6th standard. That is of no use now for the HR. क्वालिफिकेशन में लिखते हैं टेबल बना करके मैंने 10th किया, इतना मार्क्स आया। Professional achievements? Professional achievement has to be Must there. to be there. Has to be there. Absolutely. Skill set and professional achievement. These two are the, these two has to be there on the upper 45% of the resume. Of the page. ऊपर का जो 45% है उसमें ये चीजें मेंशन जरूर होनी चाहिए, ये नहीं कि नीचे लिख रहे हो आप। नीचे आप अपनी हॉबीज लिखिए, एकेडमिक लिखिए। So less relevant things has to be at the bottom. जो It has आपको to be covered. showcase करना है वो शोकेस करना है, वो फर्स्ट 45% पेज को आप कवर कीजिए। So first is resume. सेकंड, कुछ कंपनीज में है, कुछ में नहीं है ये स्टेप। फिर वो आपका टेलीफोनिक जो है इंटरव्यू करते हैं टू सेव देयर टाइम, राइट। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू अगर आपका क्लियर होता है देन दे कॉल यू। ओवरऑल अगर फिर वहां पहुंचने के बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकंड ग्रुप डिस्कशंस, राइट, देन इंटरव्यू को कई बार 2 पार्ट में किया जाता है, HR राउंड एंड टेक्निकल राउंड, राइट, एंड देन यू हैव कुछ सर्टेन कंपनीज हैं, सभी नहीं, फॉर एग्जांपल विप्रो इन IT सेक्टर, they throw you in a voice call test also. Voice call test in order to see the clarity of your voice, the pronunciation, and your communication skills, basically. So there are, see, after submitting your resume, अगर हम बात करें तो टेलीफोनिक इंटरव्यू, उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जनरली वहां होता है जहां बल्क में कैंडिडेट आते हैं, राइट। तो उनके पास दे डोंट हैव दैट मच ऑफ अ टाइम टू इंटरव्यू एवरीबॉडी। फिल्टर करने के लिए तरीका सबसे अच्छा तरीका है। In next like say 40 to 50 minutes they filter. 80% of the candidates are eliminated. Only 20% are there. Then they frame groups for group discussions. Generally the batch size has to be 12 to 15 and the duration has to be 15 to 20 minutes. Right. And 2 or 3 candidates qualifies for the next round from each group. Out of 15. After 15. 2 or 3 qualify for the personal interview. Right. Rest of them are eliminated. Filter out. Absolutely.
फिर अगर हम इंटरव्यू पे बात करते हैं तो 2 लेवल पे वो इंटरव्यू जनरली होता है, एचआर राउंड है और टेक्निकल राउंड है। राइट राइट। कुछ टेक्निकल फील्ड में अगर मैं बात करूँ, ऑटोमोबाइल अगर सो सेक्टर में फर्स्ट आप वुड बी हैं, टेक्निकल देन एचआर। वो एचआर पे डिपेंड करता है डिपेंड करता है, जनरली। राइट। और टेक्निकल राउंड में कभी कभी हमने देखा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कई बार ट्रे टेस्ट भी है आजकल। ट्रे टेस्ट। ट्रे टेस्ट वो होता क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर फॉर एग्जांपल, तो वो एक कोई पर्टिकुलर पार्ट कोई मशीन का ट्रे पे रख करके प्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्लेन दिस। ओके। एंड इफ यू आर सेइंग कुछ क्लच जैसा लग रहा है, इट मींस यू आर अ मैकेनिक, यू आर नॉट एन इंजीनियर। There has to be a concise and very specific explanation of the part. Of the part. Then only they will consider you an engineer. Okay. There has to be the technical vocabulary used for the part. Okay. तो वो ट्रेड टेस्ट भी So these kind of trade tests generally conducted in ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो जहाँ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि टूल्स के साथ थोड़ा सा प्ले करना है आपको, तो देयर यू फाइंड इट। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। राइट। एंड वी नो दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। राइट। सो एक कैंडिडेट किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करे कि सबसे अच्छा इंप्रेशन उसका जाए? राइट। तो देखिए, सबसे पहले अक्सर हमने यही देखा कि 9 out of 10 इंटरव्यू स्टार्ट विद द सेम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ब्रीफ मी योरसेल्फ। अब यहाँ पर द वेरी फर्स्ट थिंग द कैंडिडेट हैज टू मेक श्योर ऑलवेज यूज फॉर्मल एक्सप्रेशंस। वन हैज टू डिफरेंशिएट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हियर। राइट। अब मैंने देखा है कि लोग जाकर के इंटरव्यू में बोल रहे हैं माई सेल्फ गौतम। अब माई सेल्फ इज एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, कट इट आउट। तो पहले तो मेक श्योर कीजिए कि आपके सारे एक्सप्रेशन उस इंट्रोडक्शन के दौरान फॉर्मल एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है। सेकंड, इट्स नॉट अबाउट कंटेंट अलोन, इट्स अबाउट डिलीवरी ऑल्सो। Okay. There has to be enthusiasm in your body. Speak it with whole lot of energy. देन अगर हम पॉइंट्स की अगर बात करते हैं, 2 बातें एश्योर करनी है पहले कि फॉर्मल एक्सप्रेशन यूज करूंगा और डिलीवरी इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरी। Right. मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा वॉइस, उसमें स्पार्क होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं पॉइंट पे आता हूं तो सबसे पहले टेल योर नेम फॉर्मल वे में। Okay. सेकंड, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर इंटर्नशिप और क्वालिफिकेशन व्हाटसोएवर यू हैव। Right. तीनों है तो तीनों बताइए, 2 है तो 2 बताइए। Right. राइट। देन योर प्रेजेंट जॉब, आजकल आप क्या कर रहे हैं? प्रेजेंटली आई एम वर्किंग ऑन वन दिस पर्टिकुलर स्किल। ये अगर कुछ नहीं कर रहा होता, कई बार कैंडिडेट भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट है अभी, तो वहां पर नेवर से आई एम सिटिंग आइडल, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। नो, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, बट एट द सेम टाइम आई एम वर्किंग ऑन माई दिस स्किल। एब्सोल्युटली। देन हेल फ्रॉम, Okay. that I hail from Sonipat, Delhi, whatever it is. Fifth point has to be your hobbies. Hobbies. Now, hobbies tells a whole lot of story about what you do when you have spare time and money. So it tells you about your personality. Unknowingly you are telling them. हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको ये बता रहे हैं कि हम फ्री टाइम में करते क्या हैं, और अपने पैसे के साथ हम क्या करते हैं। राइट। And it tells a lot about a person. Believe me. हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं या टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। एज अ थंब रूल मैं अपने कैंडिडेट्स को रेकमेंड करता हूँ कि ऑलवेज टेल 3 हॉबीज। 2 हैज टू बी योर स्ट्रेस बस्टर, बट 1 हैज टू बी देयर career oriented hobby, learning absolutely, say reading books, तो it has to be there. अब लोग कई बार हेजिटेशन में रहते हैं, अगर मैंने बुक रीडिंग बोला तो एचआर मेरे से पूछेगा कौन सी बुक पढ़ी, उससे क्या सीखा, कौन होता है। भाई अगर नहीं पढ़ते तो यू डोंट डिजर्व इट। तो कोई ना कोई तो एक करियर ओरिएंटेड हॉबीज। आई स्टिल रिमेंबर आई वेंट टू अ कॉलेज मेनी इयर्स बैक, और मुझे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स दिए गए ट्रेन करने के लिए। अब वहां पर जाकर के मुझे बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। मैं अगर उनको हॉबीज में बता रहा हूँ कि ये चीजें मेंशन कर सकते हो, सर ये तो हमने किया नहीं, ये तो हमने किया नहीं, व्हाटसोएवर यू आर टेलिंग, मैंने तो किया नहीं कभी। देन आई वेंट टू द प्रिंसिपल, मैंने कहा मैम इस बार तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन से मुझे फर्स्ट ईयर का बच्चा देना इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, कम से कम आई नीड 5 to 10 सेशन विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ताकि उनको बता दूं कि फाइनल ईयर में मुझे आपसे क्या चाहिए। डू इट, जो मैंने बता रहा हूँ फाइनल ईयर को एटलीस्ट वो डेवलप कर चुके होंगे। डू इट ड्यूरिंग योर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर हॉबीज देन ऑलवेज टेल अबाउट फैमिली। अब ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी भी होता है, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि फैमिली की क्या जरूरत है, मेरा इंट्रोडक्शन है फैमिली, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि इससे एक बात तो समझ में आती है। व्हेन आई टेल अबाउट माय फैमिली, आई एम टेलिंग देम दैट आई एम इनकम्प्लीट विदाउट माय फैमिली। ओके, सो आई हैव दैट बॉन्ड, I have that trust and faith level, right? So I have that bonding. So once I still, go with my family, once I'll become a part of your company, I will never introduce myself without introducing your company. Right. So it will generate the kind of faith they need. Right. तो फैमिली में बताना जरूरी है, प्लस उसमें नाम बताने की कोई खास मुझे लॉजिक नहीं नजर आता कि माय फादर नेम इज दिस। नो, ऑलवेज टेल अबाउट प्रोफेशन, राइट? माय फादर, मदर, सिबलिंग्स, व्हाटएवर इट इज, राइट? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑलवेज टेल अबाउट योर एम,
एम। और एम किस लिए बताना भी जरूरी है, क्योंकि एम में मैं हमेशा बोलता हूँ कि माय एम इज टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल व्हाटएवर जो इट किसी इज। पिटी लाइन चलती आ रही हाँ, है। अब उसमें नहीं, एक वीक कम्युनिकेशन भी कुछ लोग करते हैं, आई वांट टू बिकम। मैं स्ट्रिक्टली बना करता हूँ कि आई वांट टू बिकम नहीं बोलना है, क्योंकि ये बहुत वीक कम्युनिकेशन है। क्या रीजन बोलना में चाहिए इसकी जगह? वांट में क्या प्रॉब्लम है, वांट इज नॉट योर एम, वो तो आपकी इच्छा है। आई वांट बिग बंगलो, बिग कार, कैंडल लाइट डिनर विद कैटरीना समवेयर इन न्यूयॉर्क। सो वांट नहीं बताना है मुझे, मुझे बताना है अपना एम। तो लाइन कैन नॉट बी। सेकंड, बिकम वर्ड से मुझे परहेज है। अब बिकम मतलब क्या बनना है? अगर मैं कहूँ आई वांट टू बिकम एन इंटरनेशनल क्रिकेटर, ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो गया टीम में, एक मैच खिलाया, बाहर कर दिया, कभी नहीं लिया दोबारा, बिकम तो हो गया मेरा। बट क्या यही लक्ष्य था? नो। तो मैं इस लाइन को हमेशा बोलूंगा, रिप्लेस इट। आई never say I want to become, always say my aim is to establish myself. I want to establish myself as a strong cricketer like Dhoni, Sachin and others. और establish word और जो become word है, there is a lot of difference Whole lot between of these difference between it. Become तो बहुत लोग होते हैं, overnight success बहुत लोगों को two. मिलती एक है, मैच बहुत से लोगों ने खेला, नाम भी एक याद मैच नहीं है लोगों बहुत को याद उनके। भी नहीं है। Absolutely. So similar with your profession also. जॉब तो मिल जाती है, और फिर they struggle with their career, their entire life. प्लस कई बार ऐसा भी देखा है कि जिस सैलरी पैकेज पे लोग स्टार्ट करते हैं, जिंदगी भर लगभग वो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो इंक्रीमेंट है बस वही मिलता है। वही मिलता सो दे नेवर ग्रो, और इवन इफ दे ग्रो यू नो इंक्रीमेंटली, दे नेवर गेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन देयर लाइफ, जो मल्टीफोल्ड हो जाए उनका इनकम। और उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है कि पीपल डोंट वांट टू गिव मोर देन व्हाट दे गेट। तो अगर आपको देखिए, जॉब तो इन सब चीजों से मिलेगी, लेकिन जॉब मिलने के बाद ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास। इट इज जस्ट अ स्टार्ट, ग्रोथ भी तो चाहिए। अगर आज आप 20 से 30 से कहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो जीवन भर उसमें नहीं रहेंगे आप 20 में। स्लैब में नहीं रह सकते। बहुत लोग हैं जहां आपको आपके टाइम के लिए हायर किया गया है, तो वहां आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली। बिल्कुल। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो 12,000 में हायर कर लिया है, जिस दिन वो 20,000 मांगेगा तुझे और मिलता है मुझे, बिकॉज दे आर हायर्ड फॉर देयर टाइम। बट वंस यू आर हायर्ड फॉर योर स्किल सेट, और स्किल सेट एक बार एक्वायर कर लेने से लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा, उसको भी अपडेट कॉन्स्टेंटली अपडेट एंड अपग्रेड दैट। राइट। और अगर आप वो करते रहेंगे इवन आफ्टर गेटिंग जॉब, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल जाएगी आपको। राइट। This was not completed yet. There is lot more to learn in the upcoming episode of this Career Talk series. So stay tuned with Career Jano.